नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। न्यूयॉर्क कंपनी में आपका स्वागत है। एक ऐसा शो जिसमें हम रोज एक कंपनी का पूरा ब्यौरा आपके सामने पेश करते हैं और बताते हैं कि आपने जिस कंपनी में पैसा लगाया है या लगाना चाहते हैं वो करती क्या है, कहां है उसका कारोबार, कितना मुनाफा कमाती है वो हर साल, और उस कंपनी में आपका निवेश कितना सुरक्षित है। और लंबे अरसे बाद अब प्राइमरी मार्केट्स हलचल में आते हुए नजर आ रहे हैं और आज तारा ज्वेल्स नाम की एक कंपनी का आईपीओ भारतीय बाजारों में खुला है। इस आईपीओ के बारे में समझेंगे, क्या करती है कंपनी, क्या इसका कारोबार और किस तरह की योजना है, क्या करेगी इस आईपीओ के प्रोसीड से। इस पूरे मसले पर बात करने के हमारे साथ होंगे इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव सेठ। लेकिन उनसे बातचीत करने से पहले एक बार आपको भारतीय बाजारों पर अब तक कैसा प्रदर्शन रहा है उसकी हाईलाइट दें। आज हमारे रडार पे तारा ज्वेल्स और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव सेठ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सेठ साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सीएनबी से आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। सबसे पहले आप सबको इस कंपनी के बारे में बता दूं, इस आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ जैसे मैंने पहले भी कहा था आज से खुला है। 225 रुपए से 230 रुपए का इस आईपीओ का प्राइस बैंड होगा, जो कि 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले शेयर्स हैं। 23 नवंबर यानी कि इस हफ्ते शुक्रवार को ये आईपीओ बंद होता हुआ नजर आएगा और लिस्टिंग इसकी दोनों इंपॉर्टेंट एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई पे होगी। मिस्टर सेठ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, जैसा नेम सजेस्ट करता है, कंपनी जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस को बिलोंग करती है। अगर आप इस कंपनी का सबसे पहले हमारे दर्शकों को बिजनेस मॉडल समझा सकें, और क्योंकि इस स्पेस में वैसे भी काफी सारी कंपनीज ऑपरेट करती है और उनमें से कई सारी तो लिस्टेड भी हैं, तो तारा ज्वेल्स में कैसे डिफरेंट है हर्ट से, क्या इसकी यूएसपीज है? जी हाँ, प्रिंसिपली हमारे 3 मेन पॉकेट्स है। एक है रिटेल, एक है एक्सपोर्ट और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। रिटेल में वी हैव 30 स्टोर्स और 20 स्टोर हम और ऐड करने वाले हैं बिफोर 31 मार्च 2013। एक्सपोर्ट्स में वी आर एक्चुअली ज्वेलर्स टू द वर्ल्ड, यानी पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जितने रिटेलर्स है, ब्लू चिप रिटेलर्स है, उनको हम एक्सपोर्ट करते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग, वी मैन्युफैक्चर इन इंडिया, where there are 3 main companies that manufacture within India, and we also manufacture in China. And in mainland China में हमारी पेन्यू में फैक्ट्री है, तो we are considered as hardcore fine jewelry manufacturers. सो इस आईपीओ का साइज 180 करोड़ रुपए आप जुटाने की योजना बना रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 60% कंपनी के पास आएगा फ्रेश इशू के जरिए। जो बाकी राशि है इस कंपनी के में एक शेयर होल्डर सेल कर रहे हैं। फैब्रिकेंट एचके ट्रेडिंग नाम से एक कंपनी थी। मैं आपके प्रोस्पेक्टस को पढ़ रहा था, प्री इशू उनके पास 16% के आसपास का हिस्सा था। तो फिर ये जो अब सेल कर रहे हैं, पूरी तरह से एग्जिट कर रहे हैं इस कंपनी से, या उनका कुछ पार्शियल स्टेक बचेगा? ऑलमोस्ट टोटल एग्जिट कर रहे हैं। ये एक बहुत पुरानी फैमिली है यूनाइटेड स्टेट्स में। दे आर इन एग्जिस्टेंस सिंस 1896 और ज्यादा करके वो ये धंधे में से निकल गई है, तो इस हिसाब से उनको उनका स्टेक बेचना है। पर ये जो कंपनी फैब्रिकेंट थी, इसके साथ आपका करार हुआ था ताकि आप स्पेशली नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में उनके साथ मिलकर प्रोडक्ट्स बेच सकें। अब जब आप कह रहे हैं वो टोटली एग्जिट कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्वियसली कि मैं पढ़ भी रहा था जुलाई के आसपास इसी साल ये टर्मिनेशन भी हुआ था एग्रीमेंट का। तो आप क्या आप सोलो अप्रोच करेंगे अमेरिकन मार्केट्स को? जी हाँ, अभी तक हमने ऑलरेडी वो जो रिक्वायर्ड इंटरैक्शन जो चाहिए था उन रिटेलर्स के साथ ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं। वो हमारे कंपनी में स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स 2003 में आए थे। तो ये जो 6 साल 7 साल जो हमारा इंटरैक्शन रहा है डायरेक्टली विद द रिटेलर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वी हैव बिल्ट इनफ ट्रैक्शन ऑफ आवर ओन, और उनकी जरूरत अभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं आपके मेजर शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, एक और आपने प्री आईपीओ प्लेसमेंट भी करा था इस आईपीओ से पहले। क्रिस्टलॉन फाइनेंस एजी नाम की कंपनी को करीब 40 करोड़ रुपए के आसपास आपकी कंपनी में आए थे। वहां से क्या रेट, क्या वैल्यूएशंस पे ये प्लेसमेंट हुआ था? और दूसरा, ये क्रिस्टलॉन क्या है, व्हाट डज इट ब्रिंग्स टू द टेबल, और ये क्या एक स्ट्रैटेजिक या फिर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है? जी, क्रिस्टलॉन इज एन सब्सिडी ऑफ डैनियल स्वरास्की। तो जो इंटरनेशनल जायंट्स है, क्रिस्टल्स के जायंट्स है, स्वरास्की जिसका नाम काफी दुनिया में पॉपुलर है, दे हैव कम इन एज प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स। आवर एंटायर ऑफर में एक प्री आईपीओ भाग भी था जो उन्होंने टोटली लिया हुआ है, और वो हिसाब से आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इन आवर कंपनी। चलिए मिस्टर शेठ बन रही है हमारे साथ, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौट के आएंगे और फोकस करेंगे इस कंपनी, इस आईपीओ की और पेचीदगियों पर, इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आज हमारे रडार पे है बाजार में आज प्राइमरी मार्केट में खुला आईपीओ तारा ज्वेल्स का और इस कंपनी के सीएमडी मिस्टर राजीव सेठ हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपकी कंपनी 3 स्पेसिफिक डिवीजन में ऑपरेट करती है, मैन्युफैक्चर करना ज्वेलरी को, रिटेल करना और एक्सपोर्ट करना। और मेरे ख्याल से एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा पाया है इस टाइम पे आपके टोटल रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन का। इनफैक्ट FY12 में मेरे ख्याल से 80% के आसपास एक्सपोर्ट से ही आया था। तो मैं इसी पे सबसे पहले फोकस करना चाहूंगा। कौन सी कंट्रीज या कौन सी स्पेसिफिक ज्योग्राफीज है जिनको आप एक्सपोर्ट करते हैं? क्या आपके कोई लॉन्ग टर्म टाइप्स होते हैं और कौन से की क्लाइंट्स हैं जिनको ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है? जी, वी आर बेसिकली एक्सपोर्टर्स टू द एंटायर वर्ल्ड, यानी हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, यूके, साउथ अफ्रीका, द होल ऑफ यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, चाइना एंड यूएई। खास करके आवर कंसंट्रेशन इज ऑन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिटेल करती है, द लाइक्स ऑफ वॉलमार्ट, स्टर्लिंग कॉर्पोरेशन, जेल कॉर्पोरेशन, हेल्सबर्ग, स्विट्जरलैंड में क्राइस्ट, these are the type of companies that we deal with, and the type of jewelry that we sell is a little different than what a lot of other manufacturers sell. ये job work वाले धंधा नहीं है। By and large we design everything that we produce ourselves, और उस हिसाब से हम co-brand या branded jewelry बेचते हैं या modular jewelry बेचते हैं, जिसका repeat orders is a continuous feature of our business. So the contracts are tied in like that कि एक बार मैंने आपको अगर समझो कोई ब्रांड बेचा हो, अगर वो ब्रांड, इफ दैट ब्रांड इज डूइंग वेल इन द स्टोर, आई कीप गेटिंग रिपीट ऑर्डर्स ऑन दोज ब्रांड्स। पर एक कंसर्न जहां मैं ज्यादातर पढ़ा कि आपकी ओवर डिपेंडेंस है कुछ स्पेसिफिक क्लाइंट्स में। इनफैक्ट FY12 में मेरे ख्याल से आपके टॉप 10 क्लाइंट्स आपके कुल एक्सपोर्ट का मेरे ख्याल से 70-71% के आसपास कंट्रीब्यूट कर रहे थे। ए, क्या ये इंडस्ट्री नॉर्म है? बी, फिर क्या आप इस ओवर डिपेंडेंस को कम करने के लिए कोई स्टेप्स उठा रहे हैं? वी हैव बीन सिलेक्टिव। जानबूझ के वो डिसीजन लिया गया है क्योंकि द टाइप ऑफ क्लाइंट्स जो हम बेच रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने आपको नाम दिया वॉलमार्ट, अभी उनका बिजनेस, देयर टोटल टर्नओवर इज इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो वो सॉर्ट ऑफ कंपनीज के साथ इनफैक्ट वी लुक टू ग्रो आवर बिजनेस। सो ये जो टॉप 10 कस्टमर्स आप देख रहे हो, we're contributing to about 60-70% of our business। ये हमारी एक इंटेंशन है कि ये एकदम ब्लू चिप पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के साथ, रिटेलर्स के साथ अगर हम धंधा बढ़ा सके तो वी वुड लाइक टू रादर कॉन्सेंट्रेट ऑन देम बिकॉज दे आर द एक्चुअल पिलर्स ऑफ द इंटरनेशनल ज्वेलरी सोसाइटी। सर, जो ज्वेलरी परचेज होता है आजकल उसे डिस्क्रिशनरी स्पेंड माना जाता है, यानी कि एक लग्जरी परचेज होता है, क्योंकि काफी सारे फैक्टर्स गवर्न करते हैं। इसको मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इस टाइम पे चैलेंजिंग है, ना सिर्फ देश में, ग्लोबली भी। क्या कोई इम्पैक्ट आपको इस स्लो डाउन का देखने को मिला है? बी टर्म्स ऑफ प्राइसिंग हो, वॉल्यूम्स हो, कोई स्लो डाउन, कोई इम्पैक्ट? इंटरनेशनली डेफिनेटली जो ग्रोथ 5 साल पहले था, यू डोंट सी इट टुडे। इट हैज स्लो डाउन अ लिटिल बिट, बट वो स्लो डाउन के साथ एंड वेरी इंपॉर्टेंट अदर क्राइटेरिया हैज हैपेंड कि जो ये लार्ज ब्लू चिप मैन्युफैक्चरर रिटेलर्स है, दे लुक टू रिड्यूस द वेंडर बेस, यानी उनका जो सप्लायर बेस है उसको रिड्यूस करते हैं। एंड इफ वी आर कंसिडर्ड एज देयर प्राइम सप्लायर्स, वो जो छोटे सप्लायर्स है उनका धंधा हमको आ जाता है। तो देयरफॉर यू हैव बीन सीइंग दैट तारा ज्वेल्स हैज येट कंटिन्यूड टू ग्रो। In fact, between 2011 and 2012 our total revenue was 1,400 crores as opposed to 1,140 crores in 2011. तो आप वो ग्राफ अभी भी देख रहे हैं कि it is rising steadily, consistently, sustainably. पर एक चिंता की बात जो मेरे बार बार जहन में आ रही है, आपके एक्सपोर्ट्स का 40 to 50% स्पेसिफिकली यूएस से आता है और अब फैब्रिकेंट आपका पार्टनर नहीं है उस मार्केट्स में। तो क्या बिजनेस यूजुअल देखने को मिलेगा यूएस मार्केट्स में, या फिर टेम्परली कोई ब्लिप देखने को मिल सकता है वहां पे सेल्स में? फैब्रिकेंट की जो यूएस एक्टिविटी थी, इट स्टॉप्ड इन 2006. Ever since then, Tara Jewels has taken over the Fabricant brand name and has continued business. अच्छा, तो इसका कोई इम्पैक्ट? कोई बिल्कुल इम्पैक्ट है ही नहीं। पार्ट ऑफ योर प्रोसीड्स आप मेंशन कर रहे हैं जो आपके डीआरएचपी में कि आप अपने डेट को कम करना चाहेंगे। मेरे ख्याल से 50 करोड़ रुपए के आसपास यूज होने वाला है उस डेट को रीपे करने के लिए। इस टाइम पे आपकी बुक्स का कितना डेट है और इस डेट को रीपे करने के बाद इंटरेस्ट आउटगो में कितनी बचत होगी? Currently our debt is net debt is around 330 crores and of course interest is roughly about 9%, so on whatever we return you will save 9%. Importantly, जो आईपीओ ला रहे हैं आप, रिटेल ऑपरेशंस को
बढ़ाने के लिए है। जी। इस टाइम पे रिटेल का कितना कंट्रीब्यूशन है? मेरे ख्याल से 2008 में ही आपने रिटेल ऑपरेशन की शुरुआत करी थी। जी। क्या योजना है स्पेसिफिक वर्टिकल में? ओके, तो आज की तारीख में आउट ऑफ द 1400 crores दैट वी हैव अ रेवेन्यू ऑफ 80% comes from exports, 20% is obviously the retail activity that we conduct here. Keep in mind कि रिटेल एक कारण से हम ये कंपनी उस डायरेक्शन में जा रही है। एक्सपोर्ट्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉफिट मिलता है, रिटेल में मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल का दोनों प्रॉफिट मिलता है। तो कोई भी कंपनी जब कोई एक दिशा ले रही है, एक डायरेक्शन ले रही है विद द इंटेंट ऑफ इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी, इट इज गोइंग टू बी मोर बायस्ड टुवर्ड्स व्हिचएवर बिजनेस earns us a sustainable profit. तो इस हिसाब से we are about to add 20 stores more in the retail operation of our company. सर एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। मैं आपके फाइनेंशियल्स देख रहा था, अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिला है पिछले 4 सालों में। मेरे ख्याल से बिक्री आपकी साल दर साल 20% की दर से बढ़ती हुई नजर आई, मुनाफा इस दौरान 25% की दर से ग्रो करा है। जी। मैं जानता हूं कि इस टाइम पे आप साइलेंट पीरियड में आगे के स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन जिस तरह से आप एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, ग्रोथ की बात कर रहे हैं, क्या एक्सज्यूम करा जाए अगले 3 से 5 सालों में इस ग्रोथ रेट को आप बेटर कर पाएंगे? इन ऑल फेयरनेस, एक जो डायरेक्शन हम अभी ले रहे हैं, आई जस्ट फिनिश्ड एक्सप्लेनिंग टू यू कि एक साइड पे सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट है, और अभी हम जब रिटेल में गए हैं वो रिटेल का प्रॉफिट भी ऐड हुआ है। तो इन ऑल फेयरनेस आपके इस सवाल का जवाब उसमें ही है जो आप मेरे को पूछ रहे हैं। यू ऑलरेडी हैव द आंसर। चलिए मिस्टर सेठ, बहुत बहुत धन्यवाद सीएमडी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए। थे तारा ज्वेल्स के सीएमडी, जो आज आईपीओ के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे थे। लेकिन वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे sptulsian.com के श्री एसपी तुलसियान से कि उन्हें तारा ज्वेल्स का ये आईपीओ कैसा लग रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और अब हमारे साथ जाने माने आईपीओ विशेषज्ञ sptulsian.com के श्री एसपी तुलसियान जुड़ चुके हैं। तुलसियान जी, लंबे अरसे बाद प्राइमरी मार्केट में हलचल देखने को मिल रही है। आज जो तारा ज्वेल्स का आईपीओ बाजार में खुला है, ये कंपनी फंडामेंटली आपको कैसी लग रही है? देखिए, अगर आप एक कंपनी की पोजीशनिंग देखें, जिस हिसाब से कंपनी ने अपनी पोजीशनिंग बनाई है, 4 मैन्युफैक्चरिंग इनकी फैसिलिटी है, 3 इंडिया में, 1 चाइना में है, और जिस हिसाब से अपने 30 इनके ऑलरेडी आउटलेट्स हैं, एवरेज एरिया हर एक की करीबन 1000 स्क्वायर फीट है, और काफी अच्छा इनका एक परफॉर्मेंस रहा है। मैं सिर्फ वित्तीय वर्ष 2012 को ही नहीं देखूंगा, अगर पिछले 3 साल का इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वित्तीय वर्ष 10, 11 और 12, तो तीनों साल का काफी ठीक ठाक रहा है। वित्तीय वर्ष 2012 में इनकी टॉप लाइन करीबन 1400 करोड़ थी, जिसके ऊपर बॉटम लाइन करीबन 55 करोड़ का था, जो ईपीएस 30 रुपए दिखाता है। और जिस हिसाब से अब वर्तमान में जो जीम एंड ज्वेलरी और खास करके ऐसी कंपनियां जिनके खुद के रिटेल स्टोर्स हो, खुद की ब्रांड हो, उन शेयरों का एक तरह से काफी अच्छी एक फैंसी पकड़ी हुई है। तो अगर जो 30 रुपए ईपीएस में इनका जो हिस्टोरिकल अर्निंग मानूं, और आगे जो ये आईपीओ से अपने जो पैसा जुटाएंगे, करीबन जो 140 करोड़ रुपया या 150 करोड़ रुपया जो जुटाएंगे, उससे ये 20 और नए आउटलेट्स खोलने जा रहे हैं 18 सिटीज में। वही एवरेज एरिया हर स्टोर की होगी करीबन 1000 स्क्वायर फुट की, और वो इन्हें एक तरह से आप कह सकते हैं कि वर्चुअली डबल जो है इनका जो है एक्सपोजर देगा, क्योंकि जो 18 आउटलेट, जो 20 आउटलेट्स 18 सिटी में होंगे, वो प्रोमिनेंट सिटीज में, उसमें मुंबई है, दिल्ली, गुड़गांव वगैरह हैं। तो ओवरऑल अगर आप एक कह सकते हैं कि FY14 पे अगर आप एक कॉल लेना चाहें, तो मेरा ऐसा अनुमान है कि कंपनी का जो ईपीएस है करीबन 40 रुपए के आसपास आ सकता है। और वर्तमान में शेयर जो है 5.5 से 6 के पी मल्टीपल पे इशू किया जा रहा है। और जिस हिसाब से आपके इसके कंपेरेबल पीयर्स देखें आप, खास करके जो वर्तमान में करीबन 1 साल पहले एक नया इशू आया था, वो काफी अच्छा एक कोट कर रहा है। तो ओवरऑल परसेप्शन जो है जीम एंड ज्वेलरी विथ ओन ब्रांडेड स्टोर्स का, उसका अच्छा है। और इस कंपनी की चूंकि 50 आउटलेट्स हो जाएंगे मार्च 2013 तक, उसमें 2-3 महीने की डिले हो सकती है, लेकिन ओवरऑल मैं कंपनी के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हूं। तो सर, फंडामेंटली तो आपको ये कंपनी स्ट्रांग लग रही है, पर क्या आप इस कंपनी के आईपीओ में सब्सक्राइब करने की सलाह देंगे? क्या प्राइस बैंड पर वैल्यूएशंस आकर्षक नजर आ रहे हैं आपको? मैं निवेश करने की सलाह दूंगा। मुझे लगता है कि अगर कोई निवेशक लिस्टिंग गेन के हिसाब से बहुत शॉर्ट टर्म नजरिए से भी अगर अप्लाई करना चाहे, तो मेरे हिसाब से उसे एक अच्छे एक रीजनेबल रिटर्न जो है 10 से 12% का मिल सकता है। 250 रुपए की लिस्टिंग का मेरा अनुमान है। और जिसको लंबा नजरिया हो, जैसे मैंने बताया कि मैं काफी पॉजिटिव हूं कंपनी के 1 साल के टाइम होराइजन से, तो उस हिसाब से भी अगर आप मान के चलें, तो आपको स्टॉक्स में करीबन 20% का सालाना रिटर्न मिल सकता है।
चलिए दुल्शान जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुल्शान जी का मानना है कि तारा ज्वेल्स का आईपीओ में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिस्टिंग गेन्स में आपको 10 से 12% के आसपास तक रिटर्न्स आते हुए नजर आए, और चाहे तो आप लंबी अवधि के लिए भी इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में शुमार कर सकते हैं। लेकिन न्यूयॉर्क कंपनी, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आपके लिए आखिरी सौदा। नमस्कार।